जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। राइट। इस सेशन में हम जो है कॉन्सेप्ट तो करेंगे ही, साथ में क्वेश्चंस आंसर भी करेंगे विथ डिटेल आंसर। मतलब आंसर सिर्फ आंसर नहीं होगा, पूरा डिटेल होगा, उसको मैं समझाऊंगा भी आपको। तो आप अंत तक सेशन बने रहेंगे। बाकी चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए, सबसे पहले ही है यहाँ पे बूझो पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। कैसे औजारों का उपयोग? जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल, इन सब का उपयोग कहाँ होता है? तो खेती करने में इनका उपयोग होता है, हम सभी को पता है। सजीव जो होते हैं वो भोजन करते हैं। भोजन कहाँ से मिलेगा? तो खेतों से मिलेगा हमको। जो स्वपोषी होते हैं वही भोजन का निर्माण करते हैं। क्या ये बात ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, ये बात फिर बूझो पूछते हैं। यहाँ पे पहली बताती हैं कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। मतलब आप इस जो बुक है एनसीईआरटी, इसमें दो चीज़ें देखेंगे, एक बूझो आएंगे, एक पहेली आएंगी। बूझो आएंगे, एक पहेली आएंगे, और इन पर ही पूरा चर्चा चलेगा। ठीक है, इन पर ही पूरा चर्चा चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि पद्धति का बात किया गया है। कृषि पद्धतियां क्या होती हैं? तो लिखा गया है कि लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब ये हुआ कि ईसा के जन्म से 10,000 साल पहले तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि प्रारंभ हुआ। मतलब दिन भर घूमते रहते थे, फिर कुछ दिन बीता तो खेती किया, चावल गेहूं का उत्पादन किया। इस तरह क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फसल किसे कहेंगे। फसल, ये बात देखिए, फसल किसे कहते हैं। इसके लिए क्या है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 1 कट्ठा खेत है, 1 कट्ठा खेत है, इसमें जो है हम क्या किए कि सिर्फ धान रोपे पूरा 1 कट्ठा में। क्या बोलेंगे? धान का फसल। हम ऐसे करते कि एक एक बिया रोप देते धान का, एक गेहूं का, एक कुछ और ऐसे करके रोप देते। इसे फसल कहते? नहीं कहते। ठीक है, इसे फसल कहेंगे। तो जब एक ही प्रकार का, एक ही किस्म का पौधा, एक ही किस्म का पौधा जब बड़े स्थान पर लगाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर बड़े स्थान पर लगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या हैं? गेहूं के हैं। ठीक है, और आगे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप मतलब गर्मी, आर्द्रता मतलब पानी, और वर्षा जैसी, आर्द्रता का मतलब हुआ पानी और गर्मी दोनों, मतलब भीगा हुआ, और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। मतलब कहीं पर ऐसा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है और कहीं पर ऐसा है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर भारत के नक्शा की बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत है।
थोड़ा सा गड़बड़ होगा, कोई बात नहीं, लेकिन काम चलने भर का मैं बना देता हूँ। लगभग ठीक है। यहाँ पे राजस्थान है, तो राजस्थान में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, पूरा थार डिजर्ट है ना, थार का रेगिस्तान है। यहाँ पे पूरा एकदम गर्मी पड़ रहा है, नहीं। यहाँ पे मेघालय है, पूरा सालों भर बारिश हो रहा है, पूरा एकदम। इधर बादल फट जा रहा है क्या, इधर पूरा ठंड पड़ रहा है। ये मैदानी क्षेत्र है, इधर पहाड़ वहाड़ है। यहाँ केरल में खूब बारिश हो रहा है, इधर बारिश हो रहा है, यहाँ बीच में बारिश है, यहाँ बीच में ठंड के दिनों में बारिश हो रहा है। तो ऐसे करके हमारे पास अलग अलग जलवायु हैं, बहुत ही प्रकार का अलग अलग। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा गया था। एक है खरीफ फसल, ठीक है, और दूसरा एक है रबी फसल, ठीक है। मैं मोटा मोटी एक बात बताता हूँ कि खरीफ फसल में आप धान को याद रखें, और धान जिस सीजन में उगाया जाता है वो खरीफ फसल है, ऐसे करके याद रख सकते हैं, नहीं तो याद करते रह जाएंगे, कभी याद नहीं होगा। रबी फसल में आप गेहूं को याद रखें, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत फेमस है, गेहूं और धान, ठीक है। अब गेहूं आप सोच सकते हैं कब उगाया जाता है, जब बारिश खूब होता है, जब खूब वर्षा होता है तब गेहूं उगाया जाता है। गेहूं कब उगाया जाता है, जब ठंड खूब होता है तब गेहूं उगाया जाता है। और धान कब उगाया जाता है, धान तब उगाते हैं जब वर्षा खूब होता है। जब खूब वर्षा होगा तो धान उगाएंगे, जब खूब ठंड पड़ेगा तो गेहूं उगाएंगे। अब आप सोच कर देखिए, खूब ठंड कब पड़ता है, तो अक्टूबर से मार्च का महीना है, पूरा ठंडा पड़ेगा। खासकर दिसंबर जनवरी पूरा ठंड पड़ता है, एकदम हालत ख़राब करने वाला ठंड। वर्षा कब है, तो यहाँ पे दिया भी है कि जून से सितंबर तक होती है। लेकिन जुलाई में क्या, जुलाई अगस्त में बारिश का पूरा मौसम रहता है, पूरा भादो, सावन और भादो, ये 2 महीना हमारे यहाँ है, इसमें खूब बारिश होता है। आपको ये याद रखना है कि ऐसे यहाँ पे लिखा भी है, मैं पढ़ देता हूँ। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। इसमें कौन कौन सा फसल उगाते हैं, तो धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली, ठीक है। धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली हम उगाते हैं। और कपास, एक कपास में आदमी फंस जाएगा अगर कपास एग्जाम्पल देकर पूछ दिया कि कपास जो है वो खरीफ फसल है कि रबी है, तो हम खरीफ के साथ जाएंगे, ठीक है, न कि रबी के साथ जाएंगे, ठीक है। रबी फसल का क्या है कि ये शीत ऋतु में होता है, यानी ठंड के ऋतु में होता है। अक्टूबर से मार्च तक का टाइम है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण है। और है कि गेहूं तो सब कोई फेमस है, चना भी, मटर, सरसों। अलसी में थोड़ा सा आप ये हो सकते हैं, तो आप अलसी का नाम याद रखेंगे। मैं 2 नाम बताया, एक कपास जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, कपास और अलसी, ये 2 नाम है। तो अलसी किससे हो गया, रबी फसल से हो गया। कपास किससे हो गया, खरीफ फसल से हो गया। टाइमिंग की बात करें तो जून से सितंबर है खरीफ फसल का, और अक्टूबर से मार्च है किसका, रबी फसल का। आगे आते हैं, एक जायद फसल भी आता है, जायद फसल होता है एक, ये भी मैं बता देता हूँ, इसमें नहीं दिया है फिर भी मैं बता देता हूँ। जायद फसल को जैसे खीरा, ये सब जो है ना, खीरा हो गया, तरबूज, जो इस वक्त उगाते हैं हम, जैसे कि हो गया ना, जैसे मार्च के बाद जो है अप्रैल मई, ठीक है, अप्रैल मई, ये जो 2 महीना है, 2 महीना क्या उगाते हैं, जायद फसल। ये वैसे फसल है जो इसमें भरपूर पानी मिलेगा। आप खीरा खाते हैं, भरपूर पानी मिलता है ना। अब पूरा गर्मी में ही होता है, मतलब एकदम मौसम ऐसा रहता है। नदी के किनारे बालू वाले स्थानों पे ज़्यादा जायद फसल होता है। बस जायद फसल से आप ये याद रखो कि खीरा और तरबूज, ये 2 एग्जाम्पल अगर याद रखेंगे तो जायद फसल कब उगाया जाता है, कैसे क्या होता है, आपको याद रहेगा। मैं बस ये फोकस कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद कैसे रहेंगी। अब आधारिक फसल पद्धतियाँ की बात करते हैं। कहते हैं कि धान को शीत ऋतु में क्यों उगाया जाता है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है, क्योंकि धान को क्या चाहिए,
सोचने वाली बात है। बुझो पूछ रहा है पहले से कि धान को भाई, देखिए यहाँ पे लिखा पहले बताती हैं कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। क्या ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये समझिए कि एकदम दिमाग वाला क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है सब, और ये सब पर आपको ध्यान देना ही चाहिए। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़, सामयिक अवधि का मतलब हो गया एक निश्चित अवधि में करना पड़ता है, एक उस टाइम पे जिस टाइम पे उसकी आवश्यकता हो। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। एक क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति कहलाती है, मतलब जिस पैटर्न में हम काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बीज लाएंगे, बीज को चुनेंगे, ऐसे करके। देखिए यहाँ पे क्या है, मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करो भाई, जुताई करो। है जुताई में क्या करो, तो जुताई में पूरा एकदम मिलाओ, फावड़ा से जो मशीन आता है, हल से जुताई किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार करना, उसके बाद बुआई करना, बीज को चुनिएगा, मिट्टी बुआई कीजिएगा, खाद और उर्वरक दीजिएगा, फिर सिंचाई कीजिएगा। सिंचाई करने के बाद खर पतवार उसमें आएंगे, इनको हटाइएगा, फिर कटाई कीजिएगा, जो आपका फसल पक जाएगा। फिर उसका कटाई करने से भी काम नहीं, भंडारण यानी स्टोर करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सात जो स्टेप्स हैं, एक कृषि पद्धति के स्टेप कहलाते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे ही रखेंगे। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। अब फिर यहाँ पे दिया हुआ कि मिट्टी तैयार करने में हम क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करते हैं कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। मतलब इसलिए उसको पोली मिट्टी बना रहे हैं कि अंदर भी ऑक्सीजन ठीक ठाक मिलेगा, जो भी गैस कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ जिससे शोषण करते हैं उनको मिलेगा और अच्छे से शोषण कर पाएंगे। पोली अब कह रहा है कि देखो यहाँ पे लिखा है कि पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक होता है। तो लिखा है कि पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं। कौन किसान के मित्र हैं भाई? केंचुआ, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तो ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस क्या होता है थोड़ा सा सुन लेंगे। ह्यूमस में क्या होता है कि जैसे कि मिट्टी में जो है कचरा गिर गया, कुछ का छिलका गिर गया, पत्ता गिर गया, हर तरह का बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो सड़ने वाला चीज़ है, यानी प्लास्टिक गिर गया तो ना, प्लास्टिक गिरेगा तो ह्यूमस नहीं बनेगा, सीधी बात समझिए। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो सड़ने वाला है, तो ऐसे याद रखिए। अगर वैसे पदार्थ मिट्टी में गिर गए, पानी उनी गिरा, कुछ समय बीता, सड़ गए, वो क्या बना लिए? ह्यूमस। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे लिखा है कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज क्या होता है? खनिज होता है, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्विक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मतलब पौधे जो होते हैं, जो मिट्टी में अंदर मिल गए हैं, उनमें पोषक तत्व है, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ है। तो जब उनको पोला बनाएंगे, उलट पलट करेंगे, तो जो उर्वरक क्षमता नीचे थी वो ऊपर आ जाएंगी। इससे क्या होगा कि आपके पौधे को फायदा मिल जाएगा। यही बात आगे भी लिखा होगा, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि मिट्टी को उलटना पलटना पोला करना क्यों आवश्यक है, इस बात को बताइए। तो हम यहाँ से बताएंगे कि ये पूरा बात बताएंगे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। आगे बढ़ता हूँ। जुताई क्या होता है? अभी हमने जुताई के बारे में बताया भी था कि जुताई क्या होती है। इस चीज़ को आप लिख भी लेंगे
मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई। देखो प्रक्रिया क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है उसको प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कुछ काम होगा, ये प्रक्रिया है। जुताई क्या एक प्रक्रिया है, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, तो हल चलाकर कर सकते हैं, हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं, ये सब बातें हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें पाटल, पाटल मने हेंगा, पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है कि यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। मैंने हेंगा द्वारा नहीं, बराबर करते हैं लोग, वही बात बोल रहे हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। बुआई से पहले खेत में क्या दिया जाता है, पानी। ये होता है, एक नंबर क्वेश्चन पूछ ले को बुआई से पहले खेत में क्या देना अति आवश्यक है, तो भैया पानी। क्या खाद भी आप दे सकते हैं। कृषि औजार में क्या आता है, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जा सकता है, जैसे हल, कुदाली, कल्टीवेटर। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार है। यहाँ पे हल देखिए, ये हल चला रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जोत, इसको बोलते हैं फार। देखिए फार वाला जो नीचे हल गया फार है, हल सेप्ट इसको बोलते हैं, इसको हल सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी है, ये फार है, फार यहाँ पे दिखाया गया है अच्छा से। इधर आते हैं तो हल क्या है, हल के बारे में बताया गया है कि हल क्या है भैया, तो जुताई के लिए उपयोग किया जाता है, मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैल की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, इसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। इसे आप सभी देखे ही होंगे हल, तो ये बहुत ये नहीं है। कुदारी सबको पता है, कुदारी कैसा होता है क्या, यहाँ पे कुदाली देख सकते हैं आप, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जोत हो गया, ये छड़ है, कुदाली का है। कल्टीवेटर देखिए, कल्टीवेटर यहाँ पे ये वाला फारवा जो, ठीक है। इसके बाद बुआई करते हैं, नहीं बुआई जो है फसल, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप अच्छी गुणवत्ता के बीज का चयन कर रहे हैं जो साफ एवं स्वस्थ हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन कैसे करें, यहाँ पे देखो बीजों क्या करते हैं, पहली है कहते एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही हैं। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। भाई जो बीज सड़ जाता है वो तैरता है ऊपर, जो सही रहता है वो नीचे रहता है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। परंपरागत औजार में जो है परंपरागत औजार ऐसा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीप लगा दिया है लो, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसमें डाल रहे हैं एक एक करके, उठा उठा के डालना होता है, इसमें टाइम लगता था, लिखा भी है। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सीड ड्रिल करके भी है, इसमें यहाँ पे बीज डाल दीजिए इस वाले थी में, और जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे चक्का लगा हुआ है, इसको एकदम सही समय पे जो है सही जगह पे डाल देगा। सीड ड्रिल से किया जाता है। इसके बाद खाद एवं उर्वरक की बात आएगा। खाद एवं उर्वरक का मिलाना, तो लिखा है कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। मेन काम क्या है, पोषक स्तर बनाए रखने। मिट्टी में पोषक स्तर कम हो जाता है क्योंकि बार बार आप पौधा अगर लगाएंगे तो पौधे पोषक को मिट्टी से अवशोषित कर रहे हैं। जब मिट्टी से अवशोषित पौधे कर रहे हैं पोषक को, तो पोषक जाहिर सी बात है खत्म होगा, तो उसी को मेंटेन करने के लिए खाद और उर्वरक लगाया जाता है।
यहाँ पे लिख रहा है कि बुझो पूछ रहे हैं, तो मैंने खेत में उगने वाली स्वस्थ फसलों को देखा, जबकि पास के खेत में कम पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधे की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं। ये खाद उर्वरक का समस्या है। अब लिखा भी है कि अ, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो उनका पौधा क्यों कमजोर था समझ में आ गया, क्योंकि अपर्याप्त खाद दिया गया होगा या खाद दिया ही नहीं गया होगा। ठीक है। और उनका क्यों ठीक था, क्योंकि वो पर्याप्त खाद दिए होंगे, सही समय पे दिए होंगे, जो खाद देना है वो दिए होंगे। ठीक है। यहाँ पे दिया भी खाद क्या है, तो खाद एक कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ है। ठीक है। जो कि पौधों या जंतु अवशिष्ट से प्राप्त होता है। मतलब पौधा सड़ गया, उससे जो बनेगा वो खाद बन गया। और जंतु के अवशिष्ट, जंतु जो लैट्रिन करते हैं उससे जो बना वो खाद है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इनका अपघटन होने के लिए छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा होगा। अथवा केचुआ द्वारा खाद तैयार करने की, केचुआ डाल देते हैं कचरा में, केचुआ खा खा के लैट्रिन करता है, वहां से खाद बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट है क्या, कि बीज अंकुरित करने के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे है कि यहाँ पे चीज देखिए, उर्वरक क्या है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से भिन्न है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के उदाहरण क्या है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है। लेकिन इनका ड्रॉबैक भी है। परंतु यहाँ पे लिखा है कि परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बनना गया है, क्योंकि उर्वरक जो होता है केमिकल से बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ टॉक्सिक भी रहता है, टॉक्सिक जहरीला सामान रहता है, जिससे क्या होता है कि जल प्रदूषित हो जाता है। अगर हमारे बॉडी पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हमें खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जैविक खाद का। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, तो भी काम हो जाएगा। लगातार बैक टू बैक फसल उगाएंगे तो खेत का स्थिति खराब हो जाएगा। उसका उपाय यही है कि आप उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। खाद के उपयोग से, ठीक है, इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्र। फसल चक्रण का मतलब ये हुआ कि अभी मान लीजिए आप धान रोपे, फिर अगले साल गेहूं रोप दीजिए, फिर चना रोप दीजिए, फिर मक्का रोप दीजिए, ऐसे करके मतलब चेंज करके लगाते रहिए। इना की लगातार एक ही तरह का फसल लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक तरह का पोषक तत्व तो आपके मिट्टी से गायब हो जाएगा। ठीक है। यहाँ लिखा है कि यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। फसल चक्रण पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में लगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों की इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमने राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत खास बात है राइजोबियम बैक्टीरिया में। ये होता क्या है कि ये फलीदार पौधे में होते हैं, फलीदार पौधों में दाल में होते हैं और उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है। उसमें गुलठी जैसा कुछ होता है जिसमें पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है। इनका काम क्या है कि नाइट्रोजन को लाकर पौधों को देना। मतलब क्या है, जैसे कि आप जान सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है 78% उपलब्ध है, 78% उपलब्ध है पूरे मार्केट में। मार्केट मतलब वातावरण में।
तो इस ये जो उपलब्ध है ना नाइट्रोजन, इसका पौधा उपयोग नहीं कर सकते। पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें जो रंध्र होता है एस्टोमाटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो एस्टोमाटा होता है वो बस ऑक्सीजन को बाहर कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले सकता है, उसका बस उतना ही औकात है। और पानी को बाहर कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन को अंदर नहीं ले सकता। तो नाइट्रोजन को अंदर कौन लेगा? उसके लिए राइजोबियम बैक्टीरिया बनाया गया है, जो चूंकि नाइट्रोजन को मिट्टी से ही जड़ के द्वारा अवशोषित पौधे करते हैं, तो इस काम को कौन करेगा? तो राइजोबियम बैक्टीरिया करेगा। ठीक है, ये काम आपको याद रखना है। यह फलीदार यानी लेगुमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यही बात बोला जो मैं समझा रहा था अभी आपको। ठीक है, अब उर्वरक और खाद में अंतर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है उर्वरक और खाद में अंतर का जो है, मैं इसके लिए रेट लगाता हूं। इस पर मैं स्टार लगा देता हूं, डबल स्टार। इसको आप याद करेंगे ही करेंगे 100%, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रहेगा। उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंस है देखेंगे। एक नंबर, उर्वरक एक मानव निर्मित लौड़ है। खाद क्या भाई? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से विघटन में सड़ के टूट टाट के से प्राप्त होता है। उर्वरक क्या है? यहाँ पे उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ह्यूमस बनता ही किससे है? जो कचरा सड़ता है उसी से ह्यूमस बनता है। तो उर्वरक में तो वो तो केमिकल सब्सटेंस है, तो उसमें कहाँ से आएगा? तो खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त, क्योंकि खाद पूरा सड़ने उड़ने वाला ही चीज है वो। क्या? उर्वरक में पादप पोषक यानी पादप को पोषण देने वाले जो पदार्थ, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैंने बोला ना एनपीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होती है। मतलब चूंकि आप इसमें अपने हिसाब से डाल रहे हैं ना, तो आप जितना आपको आवश्यकता है उतना नाइट्रोजन, उतना पोटेशियम, उतना फास्फोरस डालें और उस हिसाब से डालकर ऐसे दिए कि पौधों का वृद्धि हो रहा है। लेकिन खाद तो आप खुद बना नहीं रहे हैं, खाद तो प्राकृतिक है। तो खाद में क्या ये सब चीज उतना मिलेगा जितना उर्वरक में नहीं मिलेगा। तो यही बात है, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है खाद के लाभ जो है। खाद के लाभ क्या है? तो जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, सबसे मन। दूसरा क्या है? इससे मिट्टी क्या होती है? भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती हैं। इसी कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, मतलब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगा तो उससे हवा जो है अंदर बाहर आराम से होगा। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मतलब जैसे कि जो अंदर जो जीवाणु हैं, जब उनको हम उर्वरक डालेंगे ना तो उनका डेथ हो जाएगा, वो वहां से खत्म हो जाएंगे। जब हम खाद डालेंगे तो वो भी उसमें पनपेंगे और इससे क्या होगा? मिट्टी उपजाऊ होगा। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मतलब इससे स्ट्रक्चर जो होता है मिट्टी का वो भी सुधर जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। अब सिंचाई क्या है? तो सिंचाई में आप सभी को पता है पानी हम पटाते हैं सिंचाई में। यहाँ पे कह रहा है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% क्या है? जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। क्वेश्चन पूछेगा पौधों में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो जल होता है। कितना परसेंट होता है? तो 90% होता है। क्या? जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। मतलब जल में पोषक तत्व तो घुस गया, उस जल का अवशोषण पौधा कर लिया, फिर वो जहां जहां जाएगा वहां वहां सही ढंग से पहुंचाएगा। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी को नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। सिंचाई क्या है? तो सिंचाई के बारे में क्या है कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों या मिट्टी के ऋतु में भिन्न होता है। मतलब हर ऋतु के लिए अलग तरह का सिंचाई होगा, हर मिट्टी के लिए सिंचाई का तरीका अलग होगा।
जैसे कि दिया गया है कि गर्मी के दिनों में सिंचाई ज़्यादा करना पड़ता है जो धान के पौधा के लिए है। यहाँ पे बुझो टेंशन में क्या दिख रहा है कि इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ, पिछली गर्मी में मेरे पौधे सूख गए थे। मतलब सोच रहा है ये पानी दबे नहीं किया बुझो पिछला बार, क्या सिंचाई के स्रोत का बात करेगा तो क्या है, तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर इत्यादि ये सब क्या है, सिंचाई के स्रोत हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोट से पानी निकाला जा रहा है, यहाँ पे ऐसे निकाल के फिर यहाँ पे डाल दिया, फिर खेत में जला, यहाँ पे पुइन वुइन बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए चेन पंप की सहायता से, ये चेन पंप, ये कुछ करना ही नहीं है, ये ढेकली की सहायता से ढकली ढकली ढकली, और उसके बाद से यहाँ पे उखली है जो यहाँ पे ऐसे पेराता भी था, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे सिस्टम लगा दिया गया है, यहाँ पे पानी आ रहा है, यहाँ से पकड़ पकड़ के खेत में डाल दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे दिया हुआ है। पढ़ देता हूँ मैं एक बार। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, पारंपरिक मतलब जो पहले से यूज किया जा रहा है, कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते परंतु कम दक्ष है। कम दक्ष मतलब ज़्यादा काम कर नहीं करेगा, जल्दी काम नहीं करेगा। इसमें विभिन्न पारंपरिक तरीके भिन्न है, जिससे मोट घिरनी का उपयोग करके, चेन पंप का उपयोग, ढेकली का उपयोग करके, रहट, रहट तंत्र मतलब जिसमें ई वाला रहट कहला रहा है, देख रहे हैं रहट है, ठीक है, ये वाला। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आधुनिक तरीका है जिसमें क्या आएगा, छिड़काव तंत्र। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ना, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, ये वहां पर उपयोग किया जाता है जो असमतल भूमि रहता है, और कॉफी के उत्पादन में इसका इस वाले छिड़काव तंत्र का ज्यादा आवश्यकता है। इसमें करते क्या है कि बारिश की तरह जो है ना पौधों के ऊपर बारिश की तरह पानी छिड़कते हैं। ठीक है, बस इसमें ही करते हैं। अब देख लीजिए लिखा भी हुआ है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि में किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्वाधर पाइप नलों की ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे इस प्रकार करते हैं जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन कॉफ़ी की खेती एवं अन्य फसलों में उपयोगी है। कॉफ़ी की खेती में ज़्यादा उपयोगी, ये बात याद रखेंगे आप। और इसमें होता क्या है कि बारिश जैसे बारिश की तरह पौधों पर पानी गिराया जाता है। इससे क्या होता है, पौधों का विकास तो होता ही होता है, पानी भी खर्च कम होता है। ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ में गिरता है, अतः इसे ड्रिप सिस्टम, इसे बूंद बूंद करके जितना हो सकता है उतना ही पानी गिराएंगे। फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। क्वेश्चन पूछेगा कि कॉफी में कौन सा तरीका, तो छिड़काव तंत्र। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों में पानी देने के लिए कौन भाई, तो ड्रिप सिस्टम। ठीक है, इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। पूछेगा कौन ऐसा विधि है जिसमें जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, तो कौन, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र। ठीक है, खरपतवार से सुरक्षा के लिए देखिए क्या कर रहे हैं छोटू को, मुंह में लगा लिए हैं। मुंह में क्यों मास्क लगाए, क्योंकि ये जो खरपतवार नाशी जो छीट रहे हैं इससे क्या होता है कि सांस लेने तकलीफ होने शुरू हो जाता है कुछ देर के बाद। तो यहाँ पे छीट रहे हैं, खरपतवार नाशी का छिड़काव कर सकते हैं। खरपतवार क्या होता है कि ये अनवांटेड यानी कि अवांछित पौधे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। अब लिखा है खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, ये बात अब लिख लेंगे। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार जो हम लोग हटा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, निराई। तो निराई क्या होता है, तो खरपतवार हटाना को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर पड़ा। जैसे कि मतलब ना उसमें क्या रहेगा कि सिर्फ अगर पौधा रहेगा तो पौधा को ही सब कुछ मिलेगा, अगर साथ में खरपतवार भी उग गया है तो वो भी ले लेगा सब, जो भी पोषक है, जल है, जो सबसे बटनी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पौधों का विकास सही से नहीं हो पाएगा। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। कुछ खरपतवार विषैले भी हो सकते हैं। ठीक है,
खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने से में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने के पूछेगा। खरपतवार हटाने का सबसे सर्वोत्तम समय क्या है? तो जब पुष्पण और बीज उसमें बन रहा है उस वक्त ही उसको हटा दीजिए तो कम नुकसान करेगा। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता किया जाता है। ठीक है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण हो जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। रसायन का उपयोग करेंगे तो इसका नाम क्या है? 2,4-D। ये याद रखेंगे आप, 2,4-D खरपतवार नाशी है जो रासायनिक है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी फुहारा की सहायता से छिड़काव करते हैं। इसमें दिया है कि ध्यान रहे कि जब छिड़कें तो अपना मुंह बंद रखें। तो दिया भी है कि क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? तो हाँ भाई, पड़ता है। जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। ये बात बताया जा रहा है। कटाई क्या है? अब कटाई में देखिए दरांती का उपयोग करते हैं। दरांती को हम लोग हमारे यहाँ हंसुआ बोलते हैं, इसे दरांती का उपयोग करते हैं। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल एक पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। एक मशीन भी है जिसका नाम है हार्वेस्टर, उससे भी कटाई किया जाता है। काटी गई फसल को भूसों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाती है और एक काम हम थ्रेसर से करते हैं। ठीक है। बाकी एक मशीन भी आता है कंबाइन मशीन जिसका नाम है। इसमें काम क्या है? ये दोनों काम कर देगा। किसका? हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों काम कर देगा। कौन? कंबाइन मशीन। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों, यहाँ की कंबाइन मशीन देख लीजिए, यहाँ पे कंबाइन मशीन दिया हुआ है। छोटे खेत वाले किसान फटक का उपयोग करते हैं। विनोइंग मैंने इसे वो सा देते हैं, विनोइंग फटकने वाला मशीन है। ठीक है। कटाई पर्व है, यहाँ पे कुछ कटाई पर्व का बारे में दिया गया है। कटाई पर्व क्या है? 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाती हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू ये है। ठीक है। पोंगल जो है वो दक्षिण भारत में मनाते हैं। पोंगल खासकर तमिलनाडु में मनाते हैं। बैसाखी हम मनाते हैं पंजाब, इस सब में। होली हमारे यहाँ मनता है, दिवाली भी हमारे यहाँ मनता है। नबान्या और बिहू असम मनाते हैं, और नबान्या जो है बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल के एरिया में मनाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे कि पोंगल कहाँ मनाते हैं। तो पोंगल मनाते हैं तमिलनाडु साइड में। तमिलनाडु या दक्षिण भारत के जो एरिया हैं वहाँ भी हम पोंगल मनाते हैं। तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्रा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इस सब एरिया में और केरल में भी पोंगल मनाते हैं। ठीक है। जब फसल कटता है तो पोंगल मनाते हैं। बैसाखी, देखिए बैसाखी से ही हमको एक बात याद आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वो बैसाखी के दिन ही हुआ था। तो इस बात से भी इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। बैसाखी के दिन ही जो खालसा पंथ का स्थापना हुआ था, खालसा पंथ का गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिख समुदाय के, उन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था बैसाखी के दिन। और यहाँ पे होली हम सबको पता, हम लोग होली मनाते हैं मार्च के महीने में। दिवाली सबको पता है अक्टूबर के आसपास मनाते हैं। नबान्या जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल और खासकर बांग्लादेश में मनाया जाता है नबान्या। और बिहू असम में मनाते हैं। असम में कहाँ मनाते हैं? असम
हमारे भारत का सबसे प्रमुख राज्य असम, यहाँ मनाते हैं। अब कटाई उटाई हो गया तो भंडारण करेंगे। भंडारण सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है, इसके लिए हम कोल्ड स्टोर बना सकते हैं। अगर हो सके तो हर एक पंचायत में अगर एक कोल्ड स्टोर बना दिया जाए तो किसान का जो पूरा बर्बाद होता है फसल, वो बर्बाद होने से बच जाएगा। यहाँ पे दिया भी है कि उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दिनों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। किन से रखना होगा भाई? नमी, नमी मने भीग नहीं जाए, सिमसिमा नहीं हो जाए। कीट मने कीड़ा उड़ा से बचाओ, चूहा मने जो चूहा होता है उसे काटो, और सूक्ष्म जीव उसमें सीना होना पड़ जाते हैं या कुछ कीड़ा पड़ जाते हैं, उनसे बचाना होता है हमें अपने फसलों को। जैसे कि हो सकता है कि उसमें भुअरी पड़ जाए, भुअरी को ही कवक बोलते हैं उसको, ही वो सूक्ष्म जीव है, वो उसको फंगस भी बोला जाता है, तो उससे भी बचाना होता है। अगर पानी में भीग जाएगा हमारा फसल तो उसमें भुअरी लगना वो लाजमी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। क्वेश्चन पूछेगा दानों या बीजों को धूप में सूखना आवश्यक क्यों है, तो ये बात आप बताएंगे, ये वाला बात इतना दूर, ठीक है, ये वाला चीज, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनके कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों सुरक्षित रखा जा सकता है। या भंडार गृह आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया भी है फोटो में, भंडार गृह ऐसा होता है। यहाँ पे पूरा रख के अनाज भंडार, तो साइलो यहाँ बनाया जाता है। इस साइलो की सहायता से भी कर सकते हैं आप भंडार। और यहाँ पे दिया हुआ है कि नीम की सूखी पत्ती आप डाल सकते हैं पौधों में, उससे क्या होगा कि कीड़ा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दिया कि बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। यहाँ पे दिया है जंतु से भोजन, कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है जंतु से। एक तो दूध दिया हुआ है कि गाय, भैंस, बकरी, उठने से। दही भी हम लिख सकते हैं, दही भी हमें प्राप्त होता है। जो दूध है, जो दूध देगा वो दही भी देगा, खत्म। अंडा जो है, अंडा किससे प्राप्त होता है, तो बतख का अंडा खा लेते हैं आप सभी, मुर्गी का अंडा खाते हैं, इस सब से अंडा प्राप्त हो जाता है, ये भी खाद्य पदार्थ ही हैं। और मांस जो है, मांस हमें बकरी यानी मटन और चिकन यानी मुर्गा से प्राप्त होता है। बहुत सारे हम जानवर को भी मार कर खा लेते हैं, लेकिन ये फेमस है दो, बकरी और मुर्गा। ये आप भर लेंगे, मैंने भर भी दिया है। इस सारणी की पूर्ति के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही भी जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो पशुपालन कहलाता है। मतलब जब आप बड़े पैमाने पर पशुओं को रख रहे हैं अपने घर पे तो उसे क्या कहेंगे, पशुपालन। मछली स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार है। हमें मछली के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा, देखिए मैं पहले से स्टार लगा रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। जो कॉड लीवर होता है ना, कॉड लीवर तेल मछली का, उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन डी। और विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि कैल्सिटोनिन को ना इम्प्रूव करता है। इससे हमारी बॉडी में कैल्शियम का मात्रा कभी कम नहीं होगा। इससे आपके हड्डी में जो दर्द हो जाता है वो नहीं होगा अगर विटामिन डी आप ले रहे हैं तो। उसके लिए आप मछली का लीवर ऑयल खाइए, ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि आप क्या करोगे, सुबह का धूप लो तो उससे भी विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है आपके शरीर में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि कॉड लीवर तेल, कॉड लीवर ऑयल बोलता है इसको, कॉड लीवर ऑयल जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा विटामिन डी, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि हमने क्या सीखा,
ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम आते हैं अब क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाकर पहले से रखा आपके लिए। तो हमने जो सीखा है वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पशुपालन क्या है देख लीजिए, पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थों का प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसलों को हाथों या मशीनों से काटना, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर पहले से लिख कर रखा है आपके लिए, टाइम पर बात ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे भरने वाला है, देख लीजिए, मैं खुद भर देता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल। अभी हमने बताया भी है इस क्वेश्चन को, फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या करना होता है? तैयारी। मिट्टी की तैयारी करते हैं। फसल उगाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तैयारी लिख देते हैं, मिट्टी की तैयारी। यहाँ ऊपर जो कंटेंट दिया हुआ इसी में से चुन कर लिखना है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्षतिग्रस्त बीज, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरने लगते हैं, ठीक है, तैरने लग देंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। यहाँ मिलान कीजिए। खरीफ फसल में क्या आएगा बताओ? धान मक्का खरीफ फसल में आ जाएगा, धान और मक्का, ठीक है। रबी फसल में क्या आएगा? गेहूं चना मटर, ला दीजिए यहाँ पे। रासायनिक उर्वरक क्या है? यूरिया सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद क्या है? यहाँ पे आ जाइए, पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। ये जो है यहाँ पे कार्बनिक खाद हो जाएगा। एक चीज छूट जा रहा है, एक्स्ट्रा दिया। क्या निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। तो खरीफ फसल का उदाहरण एक मैं दे देता हूँ जो बुक से थोड़ा हट के है। एक है सोयाबीन, अगर बुक से आप देख कर लिखेंगे भी, लेकिन सोयाबीन और कपास इसको आप याद रखेंगे। और रबी फसल में क्या है? मटर दिया हुआ है और सरसों। बाकी आप और सब भी लिख सकते हैं, आप दो दिया तो दो ही लिखेंगे। अब दिया है कि निम्न पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेसिंग। आइए कि करके सबको देखते हैं। मैं सबसे पहले जो है कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है, या रेड ग्रीन कर लेता हूँ। मिट्टी तैयार करना क्या है? फसल उगाने का सबसे प्रथम चरण मिट्टी को तैयार करना है। हल, कुदाली, पाटल और कल्टीवेटर का उपयोग जुताई करने में एवं बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब पाटल को भी किसी किया जाता है तोड़ने के लिए, और जुताई के लिए कल्टीवेटर, हल, कुदाली सबका उपयोग किया जाता है। मिट्टी को पलटना एवं इसे पोला बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे जड़ें गहराई तक जाकर पोषक तत्व अवशोषित करती हैं एवं सरलता से शोषण भी कर लेती हैं। केंचुए, जिसे किसान का मित्र कहते हैं, इनका विकास पोली मिट्टी में ही होता है तथा ये मिट्टी को पलटकर और पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। धरती के ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे जुताई करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसलिए क्या है? मिट्टी तैयार करना आवश्यक है। हमने मिट्टी तैयार करने के बारे में हर चीज़ लिखवा दिया, आप लिख लेंगे अच्छे से इसको अपने नोटबुक में। बुआई के बारे में बात करें तो बुआई क्या है? बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन करना सबसे प्रमुख है। इसमें परंपरागत औजार जो कीप के आकार का होता है, बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। और सीड ड्रिल का भी उपयोग किया जाता है बुआई के लिए, ठीक है। अब निराई क्या है?
निराई के बारे में देखते हैं। फसलों में अवांछित पौधे यानी खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, अतः निराई आवश्यक है। खरपतवार हटाने के लिए खुरपी, हैरो का उपयोग कर हटाया जाता है। इसके लिए खरपतवार नाशी का उपयोग भी किया जाता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले होता है। ठीक है, निराई हो गया। अब आते हैं थ्रेसिंग क्या है। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। यह मशीन हार्वेस्टर एवं थ्रेसर दोनों का संयुक्त रूप है। सिर्फ यदि थ्रेसिंग करना हो तो यह काम हम थ्रेसर से भी द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या कहता है क्वेश्चन में देखिए, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक खाद से भिन्न होता है क्योंकि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। पहले ही बता दिए भाई उर्वरक क्या है और खाद क्या है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषण क्या नहीं होता है। उर्वरक में पादप पोषक यानी एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसका फुल फॉर्म है एनपीके का, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है, ए उर्वरक और खाद के लिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंचाई किसे कहते हैं। ठीक है, जल संचित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि गर्मी के दिनों में पानी अधिक देना पड़ता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधियां हैं, एक है छिड़काव तंत्र, दूसरा है ड्रिप तंत्र। तो छिड़काव तंत्र क्या देखेंगे, इसमें घूमने वाले नोजल की सहायता से इस प्रकार पानी का छिड़काव किया जाता है जैसे कि वर्षा हो रही हो। इससे पानी की बचत होती है। यह विधि समतल भूमि के लिए अधिक उपयोगी है, अतः इसका उपयोग कॉफी की खेती में किया जाता है। ठीक है, छिड़काव तंत्र का। और ड्रिप तंत्र क्या है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें जल बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है ड्रिप तंत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये बुझो पहले पूछ चुका है, वो धान पे पूछा था, गेहूं पे है क्वेश्चन। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में ऋतु के बारे में खरीफ ऋतु के बारे में बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ए मैं लगा दिया हूं, जो कि वर्षा ऋतु होता है। इसमें अधिक तापमान के साथ पानी भी अधिक खेतों में लगा रहता है। लिखा है यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो इसके बीज सड़ जाएंगे और विकसित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गेहूं को बढ़ने के लिए कम तापमान और अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। अब ये चीज जो है ना, मैंने यहाँ पे बता दिया है कि खरीफ ऋतु है क्या पहले। ठीक है, फिर मैंने बताया खरीफ ऋतु में गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो इसके बीज सड़ जाएंगे और विकसित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गेहूं को बढ़ने के लिए कम तापमान अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है,
खेत में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आईएएस बनने वाले लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, जिससे मिट्टी बंजर हो सकती है, क्योंकि फसल मिट्टी से पोषक तत्वों को लगातार अवशोषित करती है, जिससे मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। लगातार फसल लगाने से मिट्टी की जल धारण क्षमता भी कम हो जाती है। इसके अलावा लगातार एक ही फसल लगाने से रोगों और कीटों का प्रकोप भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो लगातार फसल लगाने का ये प्रभाव पड़ेगा। खरपतवार क्या है, हम इन पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। प्राकृतिक रूप से उगे अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार फसलों से जल, पोषक जगह एवं प्रकाश की स्पर्धा कर उनकी वृद्धि को प्रभावित करता है। इस पर नियंत्रण निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। एक है जुताई। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक पदार्थ जैसे कि 2,4-D का उपयोग कर खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है और हाथों से उखाड़ कर भी खरपतवार को हटा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं मिटा लेता हूँ, पहले लिख लिया था, थोड़ा दिमाग लगाते हैं आप लोग भी। फसल को चीनी मिल भेजना, तो सबसे लास्ट में आना चाहिए इसको। सिंचाई ये बीच में आ सकता है, कटाई भी इससे पहले आएगा, यानी सबसे लास्ट में एक आएगा, उससे पहले आएगा 2, उससे पहले क्या आता है, बुआई। तो बुआई जो है वो सिंचाई के पहले आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, ठीक है। और कटाई तो होंगे, कटाई 2 नहीं 3 होगा ना, 3 होगा। मिट्टी तैयार करना, सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं 5 नंबर, सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे। खेत की जुताई करना, तब 6 नंबर, 5 के बाद 6। खाद देना और सिंचाई करना, इसके बाद 4 आएगा, क्योंकि 4 नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, कि जुताई के तो बुआई करेंगे 4, ठीक है। 4 के बाद जो है खाद देंगे, 7 नंबर खाद दे दिया। खाद के बाद जो है सिंचाई करेंगे 2 नंबर, फिर वहां से 3 नंबर, 3 नंबर क्या है, कटाई करेंगे, फिर जाके चीनी मिल में बेच देंगे, ठीक है। यही एक पैटर्न है। सबसे 5 नंबर सबसे पहले ये आएगा, मतलब ये आ जाएगा 1 पर, ये आ जाएगा 2 पर, 3 पर आ जाएगा बुआई, 4 पर आ जाएगा खाद देना, 5 पर आ जाएगा सिंचाई, ठीक है। 6 पर आ जाएगा कटाई, 6 पर, और 7 पर क्या आएगा, चीनी मिल में भेजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, देखें रेट ले लेते हैं। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऊपर से नीचे चलेंगे ऐसे, बाईं से दाईं यानी ऐसे चलेंगे, तो ऐसे चलेंगे तो इसका आंसर देंगे, ऐसे चलेंगे तो इससे लिखा है ना 1 नंबर, देखिए यहाँ पे 1 नंबर, 1 नंबर कहाँ पे, यहाँ पे है ना, क्या लिखा है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या है, रहट, क्या है, रहट। आते हैं इसके 1 नंबर में, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाता है, रबी। 2 नंबर, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल करना, यहाँ पे ऊपर से नीचे 2, पशुपालन क्या कहलाएगा, पशुपालन। यहाँ पे 2 हो गया ना,
यहाँ पे क्या कर, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? फसल। तो फसल, फसल 4 में हो गया, 3 में आते हैं। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ कहलाएगा ना। तो खरीफ पहले से है। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं 5 नंबर क्या कहलाते हैं? उर्वरक। उर्वरक, ठीक है। और 6 नंबर क्या क्या है? कहता है फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है? कटाई। कटाई। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? निराई। निराई, निराई, ठीक है। इस तरह आपका एक चैप्टर खत्म हो गया। बाकी आपने सेशन को पूरा देखा है तो इसके लिए आपको थैंक्स। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देंगे। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए आपको, और कुछ त्रुटि हो तो उसे ही बताइएगा कमेंट करके। बाकी अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।